हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बीपीएससी के एएओ के पेपर को हम लोग डिस्कस करना शुरू किए डिटेल में। चारों ऑप्शन को डिटेल में करते क्योंकि हमारा मेन फोकस अब आंसर मिलाना नहीं होगा, क्योंकि वो हम मिला चुके हैं। अब अभी हमारा मेन फोकस है कि इससे इतना क्या सीख ले जो 67th में फ़ायदा करे, ट्रेंड पता चल जाए। ट्रेंड के अलावे क्योंकि हमें चारों ऑप्शन को डील करना है, हमें नहीं ना पता कि 67th में से इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन से क्वेश्चन बना दे। हमें क्वेश्चन का आंसर सिर्फ कर लेंगे तो 3 ऑप्शन तो अछूता रह गया। हमें नहीं ना पता इन्हीं तीनों में से क्वेश्चन बना दिया जाए 3 ऑप्शन से। तो हम सबको समझने का कोशिश करते हैं, सारे ऑप्शन को। एक जो हिस्ट्री वाला था, मॉडर्न हिस्ट्री वाला वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें शुरू के 15 क्वेश्चन थे। अभी हम डिस्कस करेंगे जिसमें 30 क्वेश्चन है और ये साइंस के सारे क्वेश्चन हैं। क्लियर? तो साइंस के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना ज़रूर। ये NCERT.gov है, ये _ है, ये ध्यान रखना। और ये नंबर है, इस पर मैसेज करना। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं, आप लोग को कंट्रीब्यूट करना है, हेल्प करना है, ताकि आप लोग का ही फ़ायदा हो और इसमें आपको सपोर्ट करना है। और जो भी सपोर्ट करो वो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप का चैनल जो उसमें दिया है उसमें स्क्रीनशॉट ज़रूर शेयर करना है। इससे ये फ़ायदा हुआ, अकाउंटेबिलिटी आएगी मेरे पे कि इतना जमा हो गया है। अब क्योंकि लाने का समय आ गया है, तो आप जितना भी कंट्रीब्यूट करो, चाहे कुछ भी कंट्रीब्यूट करो, आप वहाँ पे डालना, स्क्रीनशॉट डालना। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इस नंबर पे मैसेज करके कुछ भी डाउट पूछ सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। देखो, नया स्पीसीज बनता है तो क्यों नया स्पीसीज बनता है, इसका मेन कारण है कि पहले वो ओरिजिनल स्पीसीज से आइसोलेट हो जाते हैं। आइसोलेट हो गए, अलग हो गए, उसके बाद उसमें कुछ बदलाव आ जाता है, आइसोलेशन हो या वेरिएशन हो। तो अगर ऐसा हो गया तो नया स्पीसीज बनेगा, या तो आइसोलेशन या वेरिएशन। तो इन दोनों में से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो दोनों को साथ करता है, तो इसलिए ऑप्शन होगा करेक्ट ई, क्योंकि आइसोलेशन और वेरिएशन। याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कलर इज द ब्लड ऑफ क्रेफिश। देखो, ये लगेगा कि यार एक क्रेफिश यानी एक क्रेफिश तो एक आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा। तो इसका ब्लड का कलर क्यों? क्योंकि यूनिक होता है, बहुत सारे का ब्लू कलर होता है, तो इसका भी ब्लू कलर होता है, इसलिए पूछ लिया। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि बहुत बाद में पूछ दिया, एकदम बिल्कुल वो पूछ दिया है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्रेफिश याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पे लोकेटेड होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। मैं बताता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। देखो, ये सेल का पार्ट होता है और इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, जो सेल को पावर देने के लिए जो भी केमिकल एनर्जी बनाते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया ही बनाता है। और जो केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? एटीपी के फॉर्म में। इसलिए एटीपी को हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे, एक मान लो सेल के अंदर, मान लो एक सेल के अंदर एक छोटा सा सेल है, इसके अपने पास भी मेम्ब्रेन होते हैं। यार ऐसा नहीं कि खुला होता है, मेम्ब्रेन होते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं? ये साइटोप्लाज्म में होते हैं। हमें पता है ना साइटोप्लाज्म में क्या होता है। देखो, ये होते हैं सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। ये जो वाटर लाइक बॉडी होता है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में एक ऑर्गेनेज होते हैं जिसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। इसमें ऐसे ऐसे करके बनाया होता है। इसमें जो आपको जो दिख रहे हैं, जो गैप टाइप का दिख रहा है, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और जो ये भरा भरा दिख रहा है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टी, CRISTA, एक क्रिस्टी। ठीक है ना? अब क्वेश्चन होता है कि आप पूछोगे, क्लियर हमें तो हो ही गया ना। अब एक और होता है क्रिस्टोल। क्रिस्टोल भी आपको साइटोप्लाज्म में ही मिल जाएगा। क्रिस्टोल का मेन कंपोनेंट आपसे पूछा जा सकता है कि मेन कंपोनेंट क्रिस्टोल का क्या है? वाटर। तो ये ध्यान रखिए, वाटर क्रिस्टोल का मेन कंपोनेंट है, क्रिस्टोल का वाटर। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स याद रखना है। सीड में क्या कंटेंट होता है? सीड में एक सेकंड नीचे कर लेता हूँ। हाँ, स्टोर फूड कंटेंट होता है, एम्ब्रायो कंटेंट होता है,
सीड कोट कंटेंट होता है, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सब के सब कंटेंट है। सीड जो आप खाते हो उसमें फूड भी कंटेंट होता है ना, इवन एम्ब्रायो भी कंटेंट होता है, सीड कोट भी कंटेंट होता है, ऑल ऑफ द अबव। डी इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं। फ्रूट क्या है? एक चीज आप मतलब फ्रूट क्या है? ए प्रोडक्ट ऑफ फ्लावर है, ए प्रोडक्ट ऑफ ओवरी है, ए पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ पिस्टिल का, ए बॉडी डॉट कंटेंट सीड्स और ए बॉडी डॉट कंटेंट नन ऑफ द अबव। देखो इसमें अगर मैं आपको बता दूं, एक अगर हम बात करें फ्लावर की, तो फ्लावर का ऐसे एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम ओव्यूल। ये अंदर के पार्ट को बोलते हैं ओव्यूल और ये पूरे को बोलते हैं ओवरी, ठीक है ना। और ये आपको पता है फीमेल वाला पार्ट होता है, उसके अलावा ये मेल वाला पार्ट निकला होता है, ये हमें सबको पता है, ठीक है ना। ये फीमेल वाला होता है और ये मेल वाला होता है, ठीक है। और उसके बाद दो चीज़ और याद रखें, पीटल बीट तो पत्ती को बोलते हैं, जो पत्ती नहीं, जो फूल का जैसे गुलाब का फूल में वो पंखुड़ी नहीं होता उसको पीटल बोलते हैं, ठीक है। अब दो चीज़ याद रखें, सीड जो डेवलप होता है वो ओव्यूल से डेवलप होता है, यहाँ से सीड डेवलप होगा। अब क्वेश्चन है फ्रूट कहाँ से डेवलप होता है? ये ओवरी से डेवलप होता है। ये फ्रूट कहाँ से डेवलप होता है? ओवरी से। और सीड कहाँ से डेवलप होता है? ओव्यूल से, ठीक है। तो ये फ्रूट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ओवरी, ठीक है। तो ये बी इज ए करेक्ट आंसर। देखो क्लियर, एक और ऑप्शन इस पे करेक्ट होगा, ये तो ओवरी वाला करेक्ट है, लेकिन फ्रूट एक बॉडी होता है जो सीड्स को भी तो कंटेन करता है, तो डी भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है, यानी आंसर होगा ई। इसमें काफ़ी लोग गलत कर रहे थे, बी को लगा दे रहे थे सिर्फ, लेकिन ये भी तो होगा, आप देखो ना डी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फंगी? फंगी कौन सा, क्योंकि वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं फंगी, तो ये क्या है? सैप्रोफाइट्स, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट, Which of the following is used in brewing of beer? ये किस चीज़ से बनता है? ईस्ट से बनता है, ये हम सबको पता है, ठीक है। एयर पॉल्यूशन इफेक्ट्स आर यूजली फाउंड ऑन, क्या एयर पॉल्यूशन का इफेक्ट आपको सिर्फ फ्लावर, लिप्स, स्टीम या रूट पे दिखेगा? नहीं, सब कुछ पे दिखेगा। आपको एयर पॉल्यूशन होगा तो रूट पे भी आपको दिख सकता है इफेक्ट उसका, स्टीम पे भी दिख सकता है, लिप्स पे दिख सकता है, फ्लावर्स पे दिख सकता है, तो सब पे दिखेगा ही दिखेगा। कुछ लोग सिर्फ इसमें लिप्स लगा रहे हैं, लेकिन बाकी पे भी दिखेगा ना, कम दिखेगा या ज़्यादा दिखेगा, लेकिन दिखेगा तो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल फेनोमेना, जिसमें ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार होता है। स्टार क्या होता है? चमकता है, ऐसा चमकता है, वो किसके कारण होता है? देखो दो इफेक्ट होता है ना जिसके कारण कुछ चीज़ होती है, एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और एक है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो एटॉमिक रिफ्रैक्शन से क्या होता है? एक तो तारा हमें चमकता हुआ दिखता है, ट्विंकलिंग, और दूसरा एडवांस सनसेट और सनराइज होता है, मतलब एडवांस सनराइज हो जाएगा और सनसेट थोड़ा डिले तक दिखेगा, सनसेट होने के बाद भी हमें थोड़ा रेड कलर का दिखता है, ये होता है रिफ्रैक्शन के कारण। अब बोलोगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण क्या क्या होता है? एक तो डायमंड का चमकना, एक होता है मिरेज और लूमिंग, ये पूछा जा सकता है। प्रिज्म वाला प्रिज्म इल्यूमिनेशन होता है। उसके बाद इतना ही याद रख सकते हैं, इस पे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस। भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ऊपर जाते हो जमीन से ऊपर, तो क्या होता है? प्रेशर डिक्रीज होता जाता है, प्रेशर डिक्रीज होता है तो क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। तो भाई अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। बोलोमीटर हीट रेडिएशन या आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी दे तो भी ये करेक्ट होगा। फ्रीक्वेंसी के लिए एक फ्रीक्वेंसी मीटर आता है, ठीक है ना। और एक चीज़ आपको पता होगा, और वेव मीटर का तो हमें पता है, वेवलेंथ का वेव मीटर हमें पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर इन अ फिजिक्स इज कॉल्ड, देखो यहाँ पे आयोनिक स्टेट की बात कर रहे हैं मैटर का, ये प्लाज्मा फिजिक्स की बात करते हैं। आयोनिक स्टेट की बात जब भी हम करते हैं तो प्लाज्मा फिजिक्स होता है। क्लियर। एटॉमिक फिजिक्स, देखो एटम का कुछ कुछ आपको पता होना चाहिए। एटम में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है ना। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में होते हैं, जिस दोनों को मिला के न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है। उसके अलावा ये बात भी ध्यान रखिएगा, जब हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ऐसे हम करते हैं ना, यहाँ पे लिखते हैं जेड, यहाँ पे लिखते हैं ए, तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। और जब किसी पे कोई चार्ज होता है, जैसे किसी एटम पे कोई चार्ज होता है, जैसे Na पे एक प्लस चार्ज है, तो चार्ज से कभी भी, चार्ज के कमने ज़्यादा होने से कभी भी एटॉमिक नंबर और मास पे फर्क नहीं पड़ता, ये भी बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एमीटर इन अ सर्किट शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो रेट्स 2 एम्पियर, यानी ये दिया हुआ है करंट और रेसिस्टेंस दिया है R, ठीक है ना, रेसिस्टेंस दिया है R, तो आपको बताना है कौन सा फॉर्मूला ले। सबसे पहले ओम्स ला लगेगा, ओम्स ला। फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर, V इक्वल टू आई इंटू आर, तो लिख दो V इक्वल टू आई इंटू आर। और रेसिस्टेंस आपका दिया हुआ है कितना, क्योंकि ये सीरीज में है तो सिंपल ऐड हो जाएगा 2 प्लस आर, तो V कितना है 6 अपॉन आई कितना है 2 इक्वल टू आर कितना है 2 प्लस आर, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 गया तो R इक्वल टू 1, ये वाला R 1 ओम होगा। तो ये ओम्स लॉ है, वोल्टेज इक्वल टू करेंट इनटू रेसिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओशन थर्मल एनर्जी जो कि प्रोड्यूस होता है ओशन से, ये क्यों होता है, क्योंकि देखो एक लेयर है जिसका अलग टेम्परेचर है, दूसरे लेयर का अलग टेम्परेचर, इसी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ये एनर्जी प्रोड्यूस होता है। प्रेशर डिफरेंस या टाइड वगैरह से नहीं होता है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए सैटेलाइट एस्केप वेलोसिटी इज 11 किलोमीटर पर सेकेंड if the satellite is launched at an angle of 60 degree with the vertical, मतलब ये लॉन्च करा 60 डिग्री, ये यहाँ पे इससे वर्टिकल 60 डिग्री, तो यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब इससे 30 डिग्री ये और ये 60 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है विद द वर्टिकल, देन द एस्केप वेलोसिटी क्या होगा, ऐसी वेलोसिटी जिसके बाद वो लौटे ही ना। देखो एस्केप वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला देखते तो होता है VE इक्वल टू √2gm अपॉन R। यहाँ पे कभी भी एंगल लिखा ही नहीं है, अगर इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, 60 डिग्री हो 30 डिग्री हो, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो यानी ये 11 का 11 ही होगा, 11 का 11 ही रहेगा, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा एंगल किस एंगल से फेंका गया। एस्केप वेलोसिटी का मतलब कि वो निकल जाए फिर लौटे ही ना, इस स्पीड से अगर फेंकोगे ना तो फिर लौटेगा ही नहीं, यही बात है। तो 40 का A इज ए करेक्ट आंसर, एंगल नहीं ना कोई है, मेन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेकेंड्स पेंडुलम इज माउंटेन ऑन ए रॉकेट। जब सिंपल समझो ना, रॉकेट ऊपर जाता है तो रॉकेट ऊपर जो फोर्स लगाती रहती है, रॉकेट ऊपर फोर्स लगाता है, एक्सेलरेट करता रहता है, तो आपको नहीं लगता एक फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और वही फोर्स क्या करता है, ग्रेविटी को और एडअप करता है। ग्रेविटी तो पहले से लग रही थी, और एक इस फोर्स के कारण जो लगता है वो स्यूडो फोर्स नहीं लगता है, जो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। मान लो वो एक फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, क्लियर। तो अगर ऐसा सेकेंड पेंडुलम अगर माउंटेड है रॉकेट पे और इसका पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन डिक्रीज होता है, कब, जब रॉकेट क्या होगा, यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगा। ए इज ए करेक्ट आंसर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ठीक है। और एक और चीज़, टाइम पीरियड आप याद रखिए L/G होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू √L/G। L मतलब लेंथ ऑफ पेंडुलम और G मतलब ग्रेविटी, ठीक है ना, ग्रेविटी, तो याद रखिएगा। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। कब,
जब रॉकेट हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ऊपर मूव करेंगे। तो ए इज करेक्ट है। ये आप थोड़ा रट सकते हो। ये मैं चाहता तो पूरा आपको बताता डीपली, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ क्योंकि नहीं समझ में आएगा फिर जो नॉन बायोलॉजी नॉन फिजिक्स बैकग्राउंड से है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पे मैंने क्या होता है कम्स डाउन बता दिया कि नहीं, ये मूव्स ऑफ द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है ना, मैं नीचे बता दिया, ऊपर ही जा रहा है ना, ठीक है ना। तो अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो उसका ऑसिलेशन पीरियड जो हो डिक्रीज होगा। तो सी इज ए करेक्ट आंसर। फार्मोमीटर तो हम पता है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। लाइट ईयर भाई टाइम की यूनिट कितना बार पूछोगे, कितना बार पूछा गया है। लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट होता क्या है मैं बताता हूँ। लाइट का स्पीड क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस, ये तो 1 सेकेंड का है डिस्टेंस, अगर 1 मिनट का करो 60 से गुना, 1 घंटा का करो और 60 से गुना, 24 घंटे का करो 1 दिन और इसको करो 365, ये जो आएगा वो होगा 1 लाइट ईयर के बराबर। तो लाइट ईयर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनाल्जेसिक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनाल्जेसिक, इसमें से एनाल्जेसिक कौन है वो आपको बताना है। एनाल्जेसिक है नोवाल्जिन, ठीक है। एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो पेन को रिड्यूस करता है। पेनिसिलिन वगैरह सब तो एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया को मारता है, ठीक है ना। और ये क्या है, पेन को कम करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन। देखो, बाईथियोनल इज जनरली एडेड टू द सोप्स, यानी ये साबुन में मिलाया जाता है। क्या करता है साबुन में, ये एज ए एंटीसेप्टिक एजेंट का काम करता है। भाई एंटीसेप्टिक क्या होता है, अगर मान लो आपको कहीं कट लग गया तो आपको क्रीम व्रीम लगाते ना, कौन सा क्रीम लगाते हो, ऐसा क्रीम जिससे आपको ये घाव इन्फेक्ट ना हो जाए किसी और चीज़ से और घाव और ना बढ़ जाए। तो ये जो आप इन्फेक्शन से बचाने की कोशिश करते हो उसको बोलते हैं हम एंटीसेप्टिक, ठीक है ना। तो 45 का हमने कर लिया डी। चलिए 46, आर्टिफिशियल स्वीटनर व्हिच इज स्टेबल नॉन डिकम्पोजेबल अंडर कोल्ड कंडीशन ओनली इज, मतलब इसमें से कौन है, मतलब एक कोल्ड कंडीशन में आप एक क्या रख रहे हो, आर्टिफिशियल स्वीटनर की बात कर रहे हो, है कौन ये बताना है आपको। ये है एस्पर्टम, एस्पर्टम याद रख लेना है, थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। Which of the following hormones is produced under the condition of stress which stimulate glycogenolysis in liver of human being? कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है जब स्ट्रेस हमें आता है ना, जब एड्रेनल होता है, जब हमें स्ट्रेस आता है तो हमारे शरीर में यह प्रोड्यूस होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। व्हिच स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनेसिस इन लीवर, लीवर में ग्लाइकोजेनेसिस स्टिमुलेट कर देता है ह्यूमन बींग में, एड्रेनलिन, ठीक है ना। हार्मोन्स है, ये भी याद रखिएगा। चलिए 47 तक हो गया, ये लास्ट पेज है साइंस का। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक का तो मतलब समझिए कि कटवट हो जाए, आइदर किल और प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सही बात है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा गलत, कौन सा सही नहीं है। सबसे पहले क्लोरीन एंड आयोडीन आर यूज एज ए स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट, में भी यूज हो सकता है, हमें उतना पता नहीं है। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड है स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक, चलो ये छोड़ो। डिसइंफेक्टेंट हार्म द लिविंग टिश्यू, ये तो करेक्ट बात है। ए 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फेनॉल इज एंटीसेप्टिक व्हाइल 1% सॉल्यूशन एक्ट एज ए डिसइंफेक्टेंट, चलिए ठीक है। जो ऐसे ऑप्शन होता है जो बिल्कुल एकदम लिखा हुआ है ऐसे डेटा वोटा के साथ, देखो नॉर्मल डेटा तो गलत हो सकता है लेकिन ऐसे जो चीज़ होती है वो गलत जनरली नहीं होते हैं,
और जैसे कि आपको पता नहीं है तो ये थोड़ा ध्यान रख लिए कि क्लोरीन और आयोडीन, क्योंकि हम लोग ज़्यादा इसमें इतना घुसते नहीं है, क्लोरीन और आयोडीन यूज होता है, लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है बोरिक एसिड का और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक्स नहीं है। तो फिर ये क्या, ये एक्चुअली स्ट्रॉन्ग नहीं है, काफ़ी वीक एंटीसेप्टिक है, तो इसका यूज नहीं किया जा सकता। तो आपको क्या यूज किया करना है, दूसरा कोई चीज़ यूज करना है। ह्यूमन बॉडी में क्या प्रोड्यूस नहीं होता ये बताना है, डीएनए, विटामिन, हार्मोन्स और एंजाइम। ह्यूमन बॉडी में क्या प्रोड्यूस नहीं होता है, देखो डीएनए तो ऑब्वियसली होता है न्यूक्लियस में, हार्मोन्स भी होता है, एंजाइम होता है, विटामिन प्रोड्यूस नहीं होता है। देखो आप बोलोगे विटामिन डी तो हमने सुना है भाई, ये हमारे शरीर में बनता है कैसे, जब हम सन के प्रेजेंस में आएंगे, सन के एब्सेंस में रहेंगे तो नहीं बनेगा। तो हमारे शरीर में एज सच प्रोड्यूस नहीं होता है विटामिन, ये तभी तो हमें मेजॉरिटी विटामिन के लिए तो खाना ही खाना पड़ता है। नेक्स्ट, लिक्विफाइड गैस दैट इज यूज टू ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग के लिए कौन सा लिक्विफाइड गैस यूज किया जाता है, अलॉन्ग विद द सुटेबल डिटर्जेंट। तो ये बताना है आपको, इसमें कौन सा यूज किया जाता है, इसमें किया जाता है CO2, ठीक है ना, लिक्विफाइड CO2 यूज किया जाता है, लिक्विफाइड करके। चलो, केमोथेरेपी हम सबको पता है कैंसर से बचने के लिए यूज किया जाता है, केमोथेरेपी यूज टू ट्रीट द थेरापेटिक इफेक्ट। अब देखो इसमें क्या है, कौन सा इसमें ऑप्शन आपको लग रहा है, यूज इन केमिकल फॉर थेरापेटिक इफेक्ट, यूज ऑफ केमिकल्स फॉर थेरापेटिक इफेक्ट, ये है करेक्ट, केमिकल्स का यूज करता है, ठीक है। तो बी इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, देखो एक तो ल्यूमिनल नाम आता है, हैप्नोटिक का मतलब तो आपको सिकनेस मतलब स्लीपीनेस लाएगा, आप सो जाओगे। उसके अलावा एक होता है सैकोनल, ये होता है स्लीप, ये लूमिनल और सैकोनल, ये हिप्नोटिक तरह का। नेक्स्ट, इंटरफेरोन। इंटरफेरोन किससे कनेक्ट है ये आपको बताना है, इंटरफेरोन इज कनेक्ट, किससे कनेक्ट है, ये वायरस से कनेक्टेड है। ये हम कितना बार डिटेल में बताया हुआ इंटरफेरोन। अब क्वेश्चन है क्यों वायरस से कनेक्ट है, क्योंकि ये करता क्या है समझिए। इंटरफेरोन क्या है, ये एक तो एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो, या इसको बनाया भी जाता है, बना भी सकते हैं। ये क्या होता है, ये बॉडी में बनाया जाता है किसके द्वारा, WBC और सेल्स के द्वारा बनाया जाता है, ताकि बीमारियों से लड़ सके, वायरस से लड़ सके, किसी और चीज़ से लड़ सके। तो इंटरफेरोन का मतलब हमने देख लिया। नेक्स्ट है, मतलब इसको डिफेंसिव हम बोल सकते हैं, मतलब वायरस के खिलाफ लड़ने वाला, डिफेंस करता है वायरस से। व्हिच पार्ट ऑफ DNA प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द प्रोटीन, फॉर ए प्रोटीन के लिए इंफॉर्मेशन ये जीन प्रोवाइड करते हैं, हम सब पता है। और सेक्स क्रोमोजोम ऑफ फीमेल बॉडी, हम लोग सीधा ये नहीं लगा देना है, फीमेल है तो हम X लगा देते, नहीं, फीमेल वर्ड का होता है ZW, ये याद रखना, तभी एग्जाम में पूछा गया, नहीं तो नहीं पूछता, ठीक है। तो ये बस इतना ही था, साइंस वाला हमने पूरा कवर कर लिया, 30 क्वेश्चन, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो इस नंबर पर मैसेज करना, कमेंट करना, ठीक है ना। और मैंने अपने हिसाब से तो पूरा अच्छे से किया है, फिर भी आपको लगे कि कोई क्वेश्चन में मिस्टेक है तो आप बता सकते हो और कमेंट कर सकते हो। और एक चीज़ और इसमें से कोई भी कोर्स आपको परचेज करना है तो इस नंबर पे मैसेज करना। इसका प्राइस अभी आपको 1200 पड़ेगा, ठीक है। ये 68 प्री तक चलने वाला है, इसमें सब कुछ कवर किया जाए। क्राउन GS का कोर्स मात्र 600 में, लूसेंट ऑब्जेक्टिव इसके साथ राकेश यादव सर की ऑब्जेक्टिव है, ये 500 में, और घटनाचक्र का सारा आपको 1000 में मिलेगा, और NCERT का अभी है 1500, ठीक है। तो आप इसमें सारा NCERT आ जाएगा, तो आप इसमें से किसी पे भी ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, डेमो वीडियो जानना चाहते हैं, कुछ भी देखना चाहते हो, और कैसे कैसे कोर्स चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये सब आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो इस नंबर पे आप मैसेज ज़रूर करना। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।